हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का सुदेश क्लासेस में। तो हम पढ़ रहे थे क्लास 9th की साइंस और ये है हमारा लेक्चर नंबर 2 सेपरेटिंग द लेक्चर नंबर 3 सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर। मिक्सचर्स के कंपोनेंट को हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं। जैसे कि हमने नॉर्मल से आप छोटे क्लासेस में पढ़ चुके होंगे कि कुछ तरीके होते हैं, जैसे कि विनोइंग हो गया, थ्रेसिंग हो गया। ये सारे मेथड्स होते हैं कि दो अगर सब्सटेंसेस आपस में मिक्स हो गए हैं, दो चीजें, तो उनको सेपरेट करने के तरीके। एक नॉर्मल बाय हैंड पिकिंग मेथड हो गया, तो वो आप छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हो। अब हम देखते हैं कुछ अलग वेज की कैसे हम कंपोनेंट्स को सेपरेट कर सकते हैं, जो हमें लग भी नहीं रहा कि ये सेपरेट हो भी सकते हैं क्या। ठीक है, तो देखिए क्या है। पहला हमारा है हाउ कैन वी ऑब्टेन कलर्ड कंपोनेंट फ्रॉम ब्लू ब्लैक इंक। ठीक है, वो कलर्ड कंपोनेंट क्या है जिसको आप डाई बोल सकते हो। ठीक है, एक ब्लू या ब्लैक कलर की इंक है, उसमें से हमें सिर्फ उसका कलर्ड कंपोनेंट बाहर निकालना है। मतलब उसके वाटर में मिक्स किया होगा ऑब्वियसली, तो उसके वाटर को जो लिक्विड पार्ट है उसको अलग करना है हमें, और जो सॉलिड पार्ट है, जो हमारी डाई है, जो इंक है हमारी, उसको अलग करना है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, कैसे हम उसको सेपरेट कर सकते हैं। तो उसका हमारे पास सिंपल सा तरीका है, बाय द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन। ठीक है, इवेपोरेशन के प्रोसेस से हम उसको सेपरेट कर सकते हैं। इवेपोरेशन में अब क्या होगा, जो हमारा जो इंक में जो कलर्ड कंपोनेंट है वो तो ऐसे का ऐसा रहेगा, और जो सॉल्वेंट है जिसके अंदर उसको मिक्स किया हुआ है, डिसोल्व किया हुआ है, वो जो है वो भाप बनकर उड़ जाएगा वेपर्स की फॉर्म में। ठीक है, अब एक दिक्कत ये भी आती है कि इवेपोरेशन और वेपराइजेशन। ठीक है, क्या आपको डिफरेंस पता है कि इवेपोरेशन क्या होती है और वेपराइजेशन क्या होती है? अभी 2 मिनट में उस पर आएंगे डिफरेंस पे। तो देखिए पहले ये देख लेते हैं कि हमें इसको सेपरेट करने के लिए कैसे कैसे हमें प्रोसीड करना होगा। हम क्या करेंगे, एक गिलास में पानी लेते हैं, पानी के ऊपर एक गिलास, वैसे साइंस की लैंग्वेज में बीकर कहेंगे इसको। ठीक है, गिलास नहीं बोलना आपको, बीकर लेंगे एक, हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो उसके ऊपर एक वॉच ग्लास रखेंगे। वॉच ग्लास क्या होती है, कांच की एक ऐसे प्लेट सी होती है थोड़ी सी। ठीक है, तो उसके अंदर हम जो भी हमारी डाई है, जो इंक है हमारी, उसको डाल देंगे। ठीक है, अब क्या करना है हमें, नीचे अब इसको एक स्टैंड पर रखेंगे, ट्राइपॉड स्टैंड। इसके नीचे एक बर्नर लगा देंगे और आग लगा देंगे, फायर शुरू कर देंगे। ठीक है, बर्नर को ऑन कर देंगे। तो क्या होगा, धीरे धीरे जो है ये पानी उबलना शुरू हो जाएगा। ये उबलने की वजह से ऊपर वाला जो ये वॉच ग्लास है ये भी साथ साथ गर्म होती चली जाएगी। ठीक है, अब ये गर्म होगी तो क्या होगा, इसमें से जो सॉल्वेंट है हमारा, जो लिक्विड है, वो वेपर्स की फॉर्म में इवेपोरेट हो जाएगा, वो भाप बनकर उड़ जाएगा, और पीछे हमें हमारी डाई मिल जाएगी, जो भी उसका कलर्ड कंपोनेंट था, ब्लू या ब्लैक जो भी इंक ली थी हमने, वो कलर। ठीक है, तो देखिए ये क्या है, ये हमारी वॉच ग्लास हो गई, ये बीकर है, ट्राइपॉड स्टैंड रहेगा ये हमारा बर्नर है, और इसके अंदर पानी डाला हुआ है, इसके अंदर वॉच ग्लास में इंक डाली हुई है, ये वेपर्स निकल रही हैं, ये वेपर सॉल्वेंट के निकल रहे हैं। अब देखिए क्या, वी कैन इजीली सेपरेट द वोलेटाइल कंपोनेंट। वोलेटाइल कंपोनेंट यहाँ पे क्या है, सॉल्वेंट है। ये जस्ट मैंने किस लिए लिखी है, मैंने ये इसलिए लिखी है जस्ट वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल बताने के लिए कि क्या होते हैं। वोलेटाइल ऐसे कंपोनेंट होते हैं जो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में हम उनको चेंज कर सकते हैं आसानी से। अब देखिए यहाँ पे इंक को भाप बनाकर उड़ाना मुश्किल है कंपैरिजन टू वाटर, है ना। वाटर को मतलब उसको, जो हमारी डाई है, जो कलर कंपोनेंट है, उसको भाप बनाकर उड़ाना बहुत मुश्किल है कंपैरिजन टू वाटर। वाटर को हम इजीली उड़ा देंगे भाप बनाकर। ठीक है, गर्म करेंगे उसको और वो भाप बनकर उड़ जाएगा, लेकिन जो कलर्ड कंपोनेंट है वो नहीं उड़ पाएगा, तो उसकी स्टेट वही है। ठीक है, तो यहाँ पे नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट हमारा क्या है, जो डाई है वो नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट है। डाई क्या है, यहाँ पे सोल्यूट का काम कर रही है। वोलेटाइल कंपोनेंट क्या है, जो सोलवेंट है हमारा कंपोनेंट, दैट इज सोलवेंट। वो क्या है, वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो जाएगा, लिक्विड से वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जस्ट देखिए आप क्या है ये, वी कैन इजीली सेपरेट द वोलेटाइल कंपोनेंट दैट इज सॉल्वेंट फ्रॉम इट्स नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट बाय द मेथड ऑफ इवेपोरेशन। सीधा ऐसे भी लिख सकते हो, वी कैन इजीली सेपरेट द सॉल्वेंट फ्रॉम द सोल्यूट
फ्रॉम इट्स सोल्यूट बाय द मेथड ऑफ इवेपोरेशन। ठीक है, जैसे मर्जी आप लिखना चाहो, बस यही बताना था कि वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल क्या है। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम इवेपोरेशन। एक होता है इवेपोरेशन, एक होती है वेपराइजेशन। ठीक है, वेपराइजेशन होती है कि हम किसी, मान लो पानी को बॉईल कर रहे हैं हम, तो वो पूरा 100 डिग्री सेल्सियस अपने बॉइलिंग पॉइंट पर जाएगा, उसके बाद भाप बननी उसकी शुरू होगी, तो उसको हम कहते हैं वेपराइजेशन, कि वेपर्स की फॉर्म में कन्वर्ट होना शुरू हुआ। उससे पहले क्या होगा, बॉयल होगा, वो बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचने के बाद फिर वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा है। लेकिन इवेपोरेशन जो है ये क्या है, हर एक टेम्परेचर पर हो सकती है। इट इज पॉसिबल एट एवरी टेम्परेचर। सर्दियों में भी इवेपोरेशन होती है। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, इवेपोरेशन वैसे एक सरफेस फिनोमिना है कि ऊपर ऊपर की जो लेयर होती है ना पानी की, वो उड़ती रहती है, वो उड़ जाती है, मतलब भाप बनकर। ठीक है, जैसे कि मान लो एक एग्जाम्पल देखें तो हम कपड़े सुखाते हैं। ठीक है, कपड़े धोने के बाद तार पर सुखा दिए, तो अब उनमें क्या है, अगर गर्मी है तो भी कपड़े सूख जाते हैं, जल्दी सूख जाएंगे। सर्दियों में भी तो कपड़े सूखते हैं, वो अलग बात है कि टाइम लग जाएगा, उनमें 2-3 दिन लग जाएंगे, लेकिन सूख तो जाते हैं ना अपने आप। तो वो किस प्रोसेस से सूख रहे हैं हमारे कपड़े, इवेपोरेशन से सूखते हैं। ठीक है, और गर्मियों में आपने नोटिस भी किया होगा, मान लो किसी बर्तन में हमने पानी डाल कर रख दिया, 2 दिन उसको बाहर रखे रखो, मतलब धूप में रखे रखो या फिर वैसे ही बाहर पड़ा रहने दो, थोड़ा बहुत पानी है तो वो अपने आप उड़ जाता है, अपने आप वो सूख जाता है, बर्तन भी जल्दी सूख जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो पानी है वो इवापोरेट हो जाता है, वो भाप बनकर उड़ जाता है। तो वेपराइजेशन के लिए जरूरी है कि पहले पानी उबलना शुरू होगा, 100 डिग्री सेल्सियस तक जाएगा और फिर वो जो है भाप बनेगा। इवापोरेशन हर एक टेम्परेचर पर हो सकती है। ठीक है, जैसे कि समुद्रों का पानी है वहाँ वो भी भाप बनकर उड़ता रहता है। वाटर साइकिल आपने पढ़ा होगा, वाटर साइकिल में फिर क्या होता है, वो पानी ऊपर जाकर बादल बना लेते हैं और वो वाटर साइकिल हमारा चलता रहता है। तो अगर मान लो इवेपोरेशन भी 100 डिग्री सेल्सियस से पहले ना हो रही होती तो समुद्र का पानी पहले उबलता। ठीक है, उबलने के बाद 100 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचेगा, उबलना शुरू होगा, तब जाकर उसके वेपर्स बनेंगे। लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं होता ना, उसके सरफेस का पानी वैसे ही इवेपोरेट होता रहता है और बादल बनते रहते हैं। ठीक है, तो इवेपोरेशन कैन बी पॉसिबल एट एवरी टेम्परेचर, लेकिन वेपराइजेशन जो है वो बॉइलिंग पॉइंट के बाद शुरू होती है। ठीक है, तो इवेपोरेशन का देखो क्या है, इवेपोरेशन इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू गैस। ठीक है, इनटू गैसेस, जो कन्वर्जन है लिक्विड का गैस में कन्वर्ट होना, फ्रॉम इट्स सरफेस, ये सरफेस से होती है, बल्क से नहीं होती। बल्क मतलब पूरा अंदर से उसमें से भाप नहीं बन रही है। जैसे कि आपने वेपराइजेशन किया, पानी को उबलना शुरू हो गया, तो वो पूरा पानी उबल रहा है ना, जैसे खदबड़ रहता है वो। ठीक है, तो उसमें से क्या होता है, फिर जो अंदर से भी भाप बनकर निकल रही होती है। ठीक है, लेकिन इवेपोरेशन में क्या, जो ऊपर ऊपर की लेयर होती है ना, वो इवेपोरेट हो जाती है, वो भाप बनकर उड़ जाती है। ठीक है, तो इसीलिए कहते हैं ये क्या है, एक सरफेस फिनोमिना है, जबकि वेपराइजेशन एक बल्क फिनोमिना कह सकते हो आप। तो क्या है, फ्रॉम इट्स सरफेस बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट तक नहीं पहुंचा उसका टेम्परेचर, फिर भी ये जो है भाप बनकर उड़ना शुरू हो जाता है, तो उसको हम कहते हैं इवेपोरेशन। ऑल क्लियर? नेक्स्ट देखो फिर, इवेपोरेशन इज अ सरफेस फिनोमिना, सरफेस पे होता है, बल्क फिनोमिना नहीं है। जैसे कि मान लो कपड़े सुखा रहे हो आप, कपड़ों को हम ऐसे पूरा स्प्रेड करते हैं, अगर मान लो ऐसे गुच्छा सा बनाकर डाल दिया तो वो बाहर बाहर के ऊपर से सूख जाएंगे, अंदर से वो गीले मिलेंगे, है ना, ऐसा होता है ना। क्यों? क्योंकि इवेपोरेशन एक सरफेस फिनोमिना, पहले सरफेस का पानी जो है उड़ेगा, अंदर का पानी उड़ने में फिर टाइम लगेगा। सरफेस टू सरफेस एक लेयर उड़ गई, फिर दूसरी लेयर, ऐसे पानी जो है भाप बनता है। नेक्स्ट देखो, इवेपोरेशन कोज कूलिंग, इवेपोरेशन का एक कूलिंग इफेक्ट होता है, जहाँ पे इवेपोरेशन होगी वहाँ पे कूलिंग इफेक्ट रहता है। इसका मतलब एक और चैप्टर में भी आएगा कि हाउ ये कूलिंग कैसे करता है, लेकिन इसका एक एग्जांपल से समझो अभी भी। क्या है इवेपोरेशन, जब हमें मान लो पसीना आता है, तो पसीना थोड़े टाइम बाद अगर आप नहीं भी पहुँचोगे, तो अगर आप हवा में बैठे हो मान लो, तो थोड़े टाइम बाद वो अपने आप सूख जाता है ना। तो जब पसीने आए हुए जब हवा लगती है तो वो कितनी मतलब ठंडा ठंडा कूल है ना, ठंडी लगती है बिल्कुल, चाहे वो बेशक कितनी भी लू क्यों ना चल रही हो, है ना, तब भी वो हमें ठंडी लगती है, पसीना आया हुआ होता है तब। तो वो इवेपोरेशन जो है एक तरीके से कूलिंग कोज करता है, उस वजह से हमें वो ठंडी लग रही है। ठीक है मतलब सर्दी नहीं लग रही, मतलब हवा ठंडी लग रही है। तो देखिए अब इवेपोरेशन जो है
किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है वो भी बता देती हूँ मैं आपको, बाद में लिखकर भी बता देंगे। इवेपोरेशन जो है एक तो डिपेंड करेगी हमारे सरफेस एरिया पे, सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा इवेपोरेशन भी उतनी ही ज़्यादा होगी, रेट उसका बढ़ जाएगा। इवेपोरेशन अब ज़्यादा कैसे होगी, एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हो जब कपड़े सुखाते हैं तो बिल्कुल उनको स्प्रेड करते हैं, क्यों, क्योंकि ताकि उनका सरफेस एरिया जो है बढ़ जाए और जल्दी कपड़े सूख पाएँ। कंपैरिजन तो अगर आप उनको इकट्ठा करके रख दोगे तो वो जल्दी नहीं सूखेंगे, क्यों, क्योंकि अब ये सरफेस फिनोमिना है तो सरफेस पे तो डिपेंड करेगा, सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा उतनी ही इवेपोरेशन भी ज़्यादा होगी। क्या हो रहा आज। नेक्स्ट देखो फिर दूसरी चीज़ क्या, हवा की स्पीड पे डिपेंड करेगा, विंड स्पीड पे। आपने जनरली नोटिस भी किया होगा जब हवा चल रही होती है तो कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, है ना, क्योंकि वो अपने साथ पानी को उड़ा ले जाती है। तो इवेपोरेशन विंड स्पीड पे डिपेंड करेगा, जितनी ज़्यादा है एयर की स्पीड उतनी ही ज़्यादा इवेपोरेशन। नेक्स्ट, हर किसी टेम्परेचर पे हो सकती है इवेपोरेशन, सर्दियों में भी कपड़े सूखते हैं, इसका मतलब इवेपोरेशन हो रही है, लेकिन इवेपोरेशन टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। कैसे, जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतना ही रेट ऑफ इवेपोरेशन भी ज़्यादा होगा। कैसे, गर्मियों में कपड़े जल्दी सूखते हैं, क्यों, क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा है। सर्दियों में कपड़े जल्दी नहीं सूखते, क्यों, क्योंकि टेम्परेचर कम है तो इवेपोरेशन कम हो चुकी है तो वो जल्दी नहीं सूख पाते। ठीक है, गर्मियों में तो बोलते हैं ना कि इंसान बाहर रह जाए तो वो भी सूख जाएगा, इतनी गर्मी पड़ रही है, तो वो मतलब टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, वो स्किन का पानी भी उड़ा देगा। ठीक है, तो नेक्स्ट और क्या होता है, ह्यूमिडिटी। हाँ, और ह्यूमिडिटी पे डिपेंड करता है। ह्यूमिडिटी मतलब कि हमारी हवा में कितनी नमी है। जनरली आपने देखा हो सर्दियों में अगर कपड़े बाहर रह जाते हैं तो वो सुबह सूखने के बजाय और ज़्यादा गीले मिलते हैं, क्यों, क्योंकि रात के टाइम पे एयर में ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो जाती है, ह्यूमिडिटी मतलब नमी ज़्यादा हो जाती है, वो नमी कपड़ों से बाहर जाने की बजाय कपड़ों के अंदर की नमी से बाहर की नमी ज़्यादा होती है, तो वो कपड़ों को और ज़्यादा गीला कर देती है। लेकिन गर्मियों में बिल्कुल सूखी हवा होती है, ह्यूमिडिटी बहुत ही कम होती है, तो गर्मियों में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। तो आई थिंक ये चारों पॉइंट्स आपको समझ में आ गए होंगे कि इवेपोरेशन किन किन पर डिपेंड करता है। एक बार लिख के भी देख लेते हैं ताकि जो नोट्स बना रहे हैं उनको प्रॉपर उनके नोट्स मिल जाएं। तो चलो, तो देखिए हमने लिख लिए हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन, वही सब पॉइंट हैं जो अभी अभी रीड किए थे। टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा उतनी ही ज़्यादा इवेपोरेशन होगी। हायर द टेम्परेचर हायर विल बी द रेट ऑफ इवेपोरेशन एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मीन्स इसका उल्टा, ठीक है, लोअर द टेम्परेचर लोअर विल बी द रेट ऑफ इवेपोरेशन। ठीक है, तो पूरा लिख, दोबारा लिखने के बजाय यहाँ पे ये एक वर्ड लिख दो। नेक्स्ट देखो क्या, सरफेस एरिया। एज द सरफेस एरिया इंक्रीजेज द रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑल्सो इंक्रीजेज एंड वाइस वर्सा means as the surface area decreases the rate of evaporation also decreases. Next, wind speed. Higher the speed of wind higher will be the rate of evaporation and vice versa. Humidity. Higher the humidity lower will be the rate of evaporation. Humidity जितनी ज़्यादा होगी, नमी जितनी ज़्यादा होगी हवा में, इवेपोरेशन की स्पीड उतनी ही कम हो जाएगी। ठीक है, एंड वाइस वर्सा, नमी जितनी कम होगी वो इवेपोरेशन की स्पीड उतनी ही ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो मैं साइड हो जाती हूँ, नोट कर लीजिए आप ये। ठीक है, जो भी नोट्स बना रहे हैं उनके लिए हेल्पफुल है ये, आप नोट कर सकते हो। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, हाउ कैन वी सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क। मिल्क से हम क्रीम को सेपरेट कैसे करते हैं। क्रीम फ्रॉम मिल्क का वैसे हम तो जनरली ये दही से अलग करते हैं ना, बटर फ्रॉम द कर्ड, है ना, तो वो समझ लो आप। तो उनको हम कैसे सेपरेट करते हैं, कैसे करते हैं बताओ जरा। हाँ, रही हूँ कराने दूध पिलौना रही हूँ, तो वही चीज़ है, मदानी गया करोगे। हाँ, तो वही है, तो उसमें प्रोसेस कौन सा होता है, सेंट्रीफ्यूगेशन का प्रोसेस। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा क्या रहेगा, बाय द मेथड ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन। ठीक है, अब इसमें हमें क्या करना होता है, सेंट्रीफ्यूगेशन में वी हैव टू रोटेट द मिक्सचर। ठीक है, हम रोटेट ही करते हैं मिक्सचर को। जनरली आपने देखा भी होगा जब ये रई वगैरह हम चलाते हैं दूध वाली मशीन, तो उसमें ऐसा ही होता है। इन दिस प्रोसेस वी हैव टू रोटेट द मिक्सचर कॉन्स्टेंटली until the solute and solvent are not separated। जब तक कि वो सेपरेट नहीं हो जाएंगे तब तक हम उसको रोटेट करते रहेंगे, है ना।
बीच में ही तो कौन काटा नहीं पर रही, पूरा अच्छी तरह की आज फिर काटनी पड़े है ना, फिर निकालते हैं। तो वो इसीलिए ये कब तक रोटेट करना हमें उसको, जब तक कि सोल्यूट और सोलवेंट अलग ना हो जाए, मतलब प्रॉपर घी ना आ जाए, जब तक उसने बंद को नहीं करनी। ठीक है, उसके बाद देखो द प्रिंसिपल, अब इसका प्रिंसिपल क्या है, सेंट्रीफ्यूगेशन किस बेस पे काम करता है, इसके पीछे का रूल क्या है। तो इसका प्रिंसिपल यही है कि ये फोर्स करता है कि जो हैवियर पार्टिकल्स हैं, जो भारी पार्टिकल्स हैं, वो बॉटम में ही रहे। ठीक है, ये इतना फोर्स करेगा कि वो बॉटम में रहें, तो जो लाइटर पार्टिकल्स हैं वो ऊपर रहेंगे और वो इकट्ठे हो जाएंगे, कोगुलेट हो जाएंगे एक तरीके से। ठीक है, तो वो अब इकट्ठे हो जाएंगे, तो फिर वो अब डूबेंगे नहीं उसमें। ठीक है, क्यों नहीं डूबेंगे, क्योंकि आपको पता है लाइटर चीजें जो होती है, हल्की जो चीजें होती है वो फ्लोट करती हैं, वो तैरती हैं। ठीक है, तो वैसे ही फिर वो तैरने लग जाता है उसके ऊपर ऊपर। तो देखिए क्या है, द प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन इज दैट डेंसर पार्टिकल्स, जो डेंसर पार्टिकल्स है जिनकी डेंसिटी ज्यादा है, आर फोर्स्ड टू द बॉटम, उनको फोर्स किया जाता है कि तुम बॉटम में ही रहो। उससे फिर क्या होगा, जो लाइटर पार्टिकल्स हैं वो ऊपर आ जाएंगे, और अब जो लाइटर पार्टिकल सारे जब इकट्ठे हो जाएंगे तो फिर वो तैरने लग जाएंगे, डूबेंगे नहीं उसमें। ठीक है, एंड द लाइटर पार्टिकल्स स्टे एट द टॉप व्हेन स्पन रैपिडली, जब उसको रैपिडली हम स्पन करते हैं यानी रोटेट करते हैं, तो वो फोर्स करता है कि डेंसर पार्टिकल नीचे रहें, लाइटर पार्टिकल ऊपर आ जाएं, फिर उसके बाद वो फ्लोट करना शुरू हो जाते हैं। जैसे कि होता है ना, एक बार बोलते हैं एक बार धक्का मार के छोड़ दे फिर तो आप ही चल पड़े, तो वैसे ही इसमें भी क्या है कि एक बार उसको नीचे और उसको ऊपर लेकर छोड़ देंगे, फिर तो वो अलग ही रहेंगे। ठीक है, आगे देखो फिर क्या है, एप्लीकेशन ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन। ठीक है, फिर देखो एप्लीकेशन सब इसकी क्या क्या है, कहाँ कहाँ पे हम सेंट्रीफ्यूगेशन का यूज करते हैं। तो पहले चीज तो हम इसको लेबोरेटरी में यूज किया जाता है ब्लड और यूरिन टेस्ट के लिए, उसको रोटेट करेंगे, उससे यही सेम प्रोसीजर होगा कि डेंसर पार्टिकल नीचे रह जाएंगे, लाइटर पार्टिकल ऊपर हो जाएंगे, तो उनसे उनको मतलब टेस्टिंग में थोड़ी आसानी हो जाएगी। दूसरी चीज़ घरों में यूज़ करते ही हैं, या फिर डेयरी में यूज़ करेंगे बटर बाहर निकालने के लिए फ्रॉम द क्रीम। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ है जो हमारी वॉशिंग मशीन है जिसमें कपड़े सुखाते हैं, सुखाने वाली। ठीक है, तो उसमें भी क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगेशन का यूज होता है। कपड़े कैसे सूखते हैं, बिल्कुल जोर जोर से, वो बहुत फास्टली घूमती है ना वो मशीन, जैसे ही कपड़े उसमें डाल दें वो बहुत स्पीडली घूमने लग जाती है, रोटेट करती है ना। तो अब उसमें क्या होगा, यही सेंट्रीफ्यूगेशन का प्रोसेस लगेगा, वो पानी को नीचे जाने के लिए फोर्स करेंगी। ठीक है, अब जैसे ही नीचे जाएगा पानी, उसके साइडों में ऐसे छेद छेद से होते हैं, वो उसके अंदर से बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, और ओवरऑल क्या होते हैं, कपड़े सूख जाते हैं। तो वाटर को स्क्वीज करने के लिए भी कौन सा प्रोसेस यूज हो रहा है, सेंट्रीफ्यूगेशन। ठीक है, ये नेक्स्ट देखो अब क्या है, यूज्ड इन डायग्नोस्टिक लेबोरेटरीज for blood and urine test. Second one is used in dairies and home to separate butter from the milk. Third one is used in washing machine to squeeze out of water from wet clothes. गीले कपड़ों से वाटर को स्क्वीज करने के काम आता है। ठीक है, एक ये बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना भी, इसका प्रिंसिपल क्या है यही नहीं पता होगा तो फिर कोई पूछ ले कि सेंट्रीफ्यूगेशन है क्या, कैसे उससे कपड़े सूखते हैं, तो वो कैसे बताओगे फिर, मतलब जो भी है, जो भी हमें उसका सेपरेट कर रहे हैं, फ्रेम्बल ये क्या रे, मिल्क से हम क्रीम को सेपरेट कर रहे हैं। ठीक है, तो वो सारे प्रोसेस के लिए आपको इसका प्रिंसिपल पता होना चाहिए। तो चलिए फिर ये नोट कीजिए आप, तब तक मैं नेक्स्ट लिख देती हूँ। तो चलिए देख लेते हैं अपना नेक्स्ट, हाउ कैन वी सेपरेट ए मिक्सचर ऑफ इमिसिबल लिक्विड्स। ठीक है, एक मिक्सचर है इमिसिबल लिक्विड्स का, उनको कैसे सेपरेट करेंगे। सबसे पहला पॉइंट, इमिसिबल लिक्विड्स क्या होते हैं, इमिसिबल लिक्विड्स के जो लिक्विड आपस में मिक्स होते ही नहीं है लेकिन फिर भी उनका मिक्स किया हुआ है। आपको ये क्या मजाक हो रहा है भाई। तो जैसे कि मान लो ऑयल हो गया, सरसों का तेल मान लो, और पानी हो गया। ठीक है, दोनों को आपस में मिक्स कर दें। ठीक है, तो वो क्या होगा, ऑयल जो थोड़ी देर बाद ऊपर ऊपर आ जाएगा उसके, और पानी नीचे रह जाएगा, है ना, वो आपस में मिक्स नहीं हो पाते। ठीक है, तो ऐसे लिक्विड्स को हम सेपरेट कैसे कर सकते हैं। वैसे देखा जाए तो वो पहले से सेपरेटेड ही हैं, वो मिक्स हुए ही नहीं है, लेकिन दिक्कत ये होगी अब एक बर्तन में डाल दिया तो उनको अलग अलग बर्तन में कैसे डालें। छलनी से तो नहीं निकाल सकते ना कि छलनी से ऊपर ऊपर का ऑयल निकाल लें, ऐसा तो नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, यूजिंग ए सेपरेटिंग
फनल। अब कुछ सोच रहे होंगे ये फालतू का फंड को नहीं हो है, नितार लेंगा मैं तो, है नी। तो देखो अभी हम साइंस पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा साइंस की लैंग्वेज में पढ़ लेते हैं, नितारने वाला काम बाद में करेंगे। घरों में करते वही है वैसे कि ऊपर ऊपर से हटा लेते हैं। जैसे कि मान लो वो एक मिक्सचर लेते हैं हमें, लस्सी में पानी होता है मान लो, तो वो थोड़े टाइम बाद वो क्या होगी, लस्सी लस्सी जो नीचे सेटल डाउन हो जाती है और पानी पानी ऊपर आ जाता है। तो उसको तो हम सेपरेट ऐसे ही करते हैं ना, ऊपर ऊपर से पानी को हटा लेते हैं, बाकी सेपरेट करते ही नहीं, उसको तो मिला के छोड़ देते हैं, है ना। तो देखो वैसे क्या है इसका यूज, बाय यूजिंग ए सेपरेटिंग फनल। सेपरेटिंग फनल का काम क्या होगा, वो ऊपर से हम उसमें जो भी लिक्विड वगैरह होगा वो डालकर उसको दोनों साइड से बंद कर देते हैं। देखिए वैसे ये सेपरेटिंग फनल मैंने बनाई है, थोड़ी सी टेढ़ी हो गई है, डायग्राम पे मत जाओ। सेपरेटिंग फनल में क्या है, यहाँ पे ये स्टॉप कोक लगी हुई है, इसको पहले बंद करके रखेंगे, ठीक है। यहाँ से नीचे नहीं जाने देना हमें कोई भी लिक्विड। ऊपर से क्या करेंगे, इसका ढक्कन ओपन करके जो भी हमारा मिक्सचर है उसको इसके अंदर डाल देंगे, तो फिर ऊपर से इसको बंद कर देंगे, ठीक है। इससे क्या होगा, थोड़े टाइम बाद जैसे कि मान लो वाटर और ऑयल का हमारा मिक्सचर था, तो वाटर वाटर नीचे रह जाएगा और ऑयल ऑयल ऊपर रह जाएगा, ऐसा ही होगा। फिर हम क्या करेंगे, जब ये पूरी तरीके से मतलब सेट हो जाएगा ऐसे, उसके बाद हम ये स्टॉप कोक को ओपन कर देंगे, ठीक है। उसको ओपन कर देंगे तो क्या होगा, नीचे का पानी जो है नीचे की तरफ निकल जाएगा, किसी और बर्तन में उसको डाल लेंगे, ठीक है। जैसे ही मतलब ये सारा पानी बाहर आ जाएगा, फिर ये स्टॉप कोक को वापस से बंद कर देंगे, तो इस सेपरेटिंग फनल में रह जाएगा सिर्फ ऑयल और वाटर जो है बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो ये सेपरेटिंग फनल का प्रोसीजर है। अब ये किस प्रिंसिपल पे काम करती है वो देखिए। द प्रिंसिपल इज दैट इमिसिबल जो लिक्विड्स होते हैं सेपरेट आउट इन लेयर्स। अब मिक्स हुए ही नहीं है वो, तो लेयर्स में सेपरेटेड ही रहते हैं वो, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन देयर डेंसिटीज, डेंसिटी पे डिपेंड करेगा, जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी वो नीचे रहेगा लिक्विड, जिसकी डेंसिटी कम होगी वो ऊपर रहेगा, ठीक है। ये हमने सिर्फ 2 लिक्विड लिए, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, हो सकता है एक और हम ऐसा लिक्विड लें जिसकी डेंसिटी इस ऑयल से भी कम है, ठीक है। तो वो क्या होगा, इसके ऊपर रहेगा, 3 लेयर बन जाएगी ऐसे, तो उनको भी हम सेपरेट कर सकते हैं वेरी इजीली, ठीक है। एप्लीकेशंस देखिए क्या क्या है। सेपरेट मिक्सचर ऑफ ऑयल फ्रॉम वाटर, ऑयल को वाटर से सेपरेट करने के लिए यूज कर सकते हैं। इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम इट्स ओर, जो प्योर आयरन होता है, जैसे मतलब खदानों वगैरह से खोद के निकालते हैं तो वो प्योर नहीं होता, उसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज होती हैं। तो प्योर आयरन को उसके ओर से कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, जो आयरन का ओर है मतलब जिसमें आयरन प्रेजेंट है उसको हम गर्म करेंगे, गर्म करने के बाद वो मेल्ट हो जाएगा, सारा जो भी ओर होगा हमारा मोल्टन स्टेट में आ जाएगा। मेल्ट होने के बाद क्या होगा, जो प्योर आयरन है वो नीचे बॉटम में सेटल डाउन हो जाएगा, ठीक है, और जो इम्प्योरिटीज है वो ऊपर रह जाएंगी। तो फिर वहाँ पे यही प्रोसेस यूज करेंगे, सेपरेटिंग फनल जैसा सा हम कुछ बनाएंगे, उसमें से क्या होगा, नीचे से उसको ऑन कर देंगे तो प्योर आयरन जो है मोल्टन स्टेट में है वो, ठीक है, वो नीचे की तरफ निकल जाएगा, किसी और ये कंटेनर में हम उसको डाल देंगे, ठीक है। तो ये इसका यूज कर सकते हैं हम इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम इट्स ओर। दूसरा वो भी लिख सकते हो आप, योगर्ट और वाटर का मिक्सचर जो होगा, मतलब लस्सी और पानी का मिक्सचर, उसको सेपरेट करने के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो आप कुछ भी एग्जांपल लिख सकते हो जो आपको लग रहा है कि इसके अंदर आ सकते हैं इमिसिबल लिक्विड्स के, ठीक है। तो आई थिंक आज के लिए इतना ही, ज़्यादा पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते हो, है ना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, टाटा बाय बाय।